17 अप्रैल 2022 के दैनिक जागरण में क्या-क्या है। आज काफ़ी जल्दी में आपके साथ न्यूज़ डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी हैं, उन्होंने बोला है कि अगर लोग अगले 25 साल तक हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं, हमारे देश के जो उत्पाद हैं, उनको खरीदेंगे, तो आने वाले समय में कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा। ये उन्होंने कहा है वोकल फॉर लोकल के एक प्रोग्राम के तहत। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है कि हमें अपने जो निजी उत्पाद हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में और उनको ही खरीदने में ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो 10 लाख रुपए हो सकता है ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा। देखिए, जैसे हर एक कास्टिंग सिस्टम है, उसमें रिजर्वेशन का सिस्टम है, इस तरीके से ओबीसी में भी एक क्रीमी लेयर सिस्टम है। क्रीमी लेयर सिस्टम मतलब होता है कि अगर आप क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ओबीसी की कैटेगरी का जो भी आरक्षण है, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अभी इसका 8 लाख था कि 8 लाख अगर आपकी एनुअल इनकम है, तो उनको और उनके परिवार वालों को क्रीमी लेयर में रखा जाएगा और उनको ओबीसी के तहत कोई भी जो फ़ायदा है, वो नहीं मिलेगा। तो अभी इस जो 8 लाख की उसकी जो एक वो थी कि ईयरली इतना पैसा होना चाहिए, आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, अब उसको बढ़ा के 10 लाख कर किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले 6 लाख था, फिर 8 लाख किया गया। जब ओबीसी जो रिजर्वेशन एक्ट आया था, उसमें बोला गया था कि जितना ये रुपए है, जो एनुअल इनकम है, उसको हर 3 महीने में रिवाइज़ किया जाएगा। तो उसी के तहत 2017 में 6 से 8 लाख किया गया था और अब इसको 10 लाख करने की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो रूस से एक इंडियन एयरफोर्स का समझौता हुआ था। 80 हेलीकॉप्टर्स लाने थे। कौन से? Mi-17 V5S। इस टाइम पे 10 साल पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसमें से काफ़ी हद तक आ गए थे, मतलब 32 जो हेलीकॉप्टर्स थे वो इंडियन एयरफोर्स ने ले लिए थे। बाकी की 48 रिमेनिंग थे, तो उनको लिया जा रहा था। बट अब ये सौदा टाल दिया गया है। इंडिया का ये कहना है कि अब हम मेक इन इंडिया के तहत काम करेंगे और हेलीकॉप्टर्स हम खुद बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बात करें अगर हम Mi-17 हेलीकॉप्टर की, तो ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता रहा है भारत की सिक्योरिटी के लिए। बाकी अब इंडिया मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ रही है और इस तरीके से जितने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया खुद बनाने के लिए कदम उठा रहा है, कोशिश कर रहा है, और कोशिश करने वालों को ही जीत मिलती है, आपको पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बच्चों में संक्रमित होने से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेषज्ञ ने कहा, आपको पता है कि कोरोना की चौथी, पाँचवीं या 4.5 की ये कौन सी लहर, इसका तो नहीं बता सकते, बट जो भी है टीकाकरण हो रहा है बच्चों का, धीरे धीरे उनका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यही विशेषज्ञों का कहना है कि जो फैमिलीज़ हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो घबराएं नहीं अगर बच्चों को कोरोना होता है। इससे पहले भी वेरिएंट जो आते थे, उन्होंने बच्चों को संक्रमित किया, बट बच्चों का कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात कर रहे थे देश राजधानी की, मतलब दिल्ली की। तो वहाँ पे है बापरौला में 80 एकड़ में बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से सबसे मतलब आप यही समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मतलब होता है कि ऐसी सिटी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उनके बड़े बड़े हब होंगे, वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करके बेचने की कवायद की जाएगी, मतलब वहाँ से उनको निर्यात किया जाएगा। तो द्वारका के पास एक बापरौला करके है, वहाँ पर 80 एकड़ में इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगी। क्या क्या वहाँ बनेगा, ध्यान दिया जाएगा। तो टेबलेट्स हो गए, वाईफाई राउटर्स हो गए, LED हो गए, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको दी हैं। CCTV कैमराज हो गया, स्मार्ट मीटर्स, चार्जर्स वगैरह, ये सब वहाँ पर मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि देश में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो लोग लेंगे, जब लोग लेंगे तो देश कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं, उन पर स्विच ओवर करेगा और हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। चलिए बाकी ये कुछ खबरें हैं जो कि राजनीतिक हैं, उनसे हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर एक इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ है। दारा सिकोह की जो कब्र थी, उसकी पहचान की जा रही है। इतिहासकार जो कि पद्म भूषण प्राप्त कर चुके हैं, प्रोफेसर इरफान हबीब, उन्होंने इस चीज़ के लिए अमल में लाया है। बोला जा रहा है क्योंकि दारा सिकोह एक बहुत ही अच्छे लिटरेट थे, बहुत ज़्यादा कविताएं और लिखा करते थे, तो काफ़ी अच्छा महत्व है उनका अगर देखा जाए कि लेखनी में दारा सिकोह का। तो उनकी कब्र को पहचानने की कोशिश की जा रही है और फिर उनको जो भी उनका होगा कि उनको जो पहचान मिले, उस तरीके से उनको पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है और की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर राजनीति की। तो जॉनसन मोदी मुलाकात के बाद कई घोषणाएं संभव, समझौते पर होगी बात। अभी देखिए, जैसे आपको पता चल रहा होगा कि 2+2 जो वार्ता होती है वो हमारे 2 देशों के साथ होती है, एक USA मतलब अमेरिका के साथ और दूसरी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तीसरी अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भारत और ब्रिटेन के बीच भी 2+2 वार्ता हो सकती है, बनने के आसार हैं, हो सकती है। 2+2 मतलब वही, एक हमारे यहाँ के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, वहाँ के भी वित्त मंत्री और विदेश मंत्री आपस में बैठ के बात विमर्श करते हैं।
और कुछ डिसीजंस लेते हैं जो कि हमारे देश के लिए या दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बोला ये भी जा रहा है कि भारत और ब्रिटेन कहीं न कहीं असहमत हैं ये रूस और यूक्रेन में अपना जो उनका विज़न है, बट स्टिल वो लोग इस पटल पे आ रहे हैं और आगे अपने समझौते बढ़ा के दोनों देश प्रगति की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि दूसरे की आग में खुद को ना झुलसाएँ। अगर दूसरे लोग जल रहे हैं तो उससे सीख लें कि हमें क्या करना है। हमें ऐसे बनना है कि हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का विकास हो, हमारे देश के साथ-साथ अन्य हमसे जुड़े लोग हैं उनका भी विकास हो। और भारत की राजनीति हमेशा या बोल सकते हैं कि विदेश नीति हमेशा यही दर्शाती रहती है। चलिए, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था जुलाई से हर माह 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी, तो आज जो मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने बोल दिया कि यस, ये होने वाला है, जुलाई से हो जाएगा। इसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आज भारत आएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ जानने की ज़रूरत है कि पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली यूपीपीएससी में या यूपी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि प्योरली हिंदी भाषी होते हैं वहाँ पे, क्योंकि मॉरिशस की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं, या बोल देंगे कि अभी किस देश के प्रधानमंत्री भारत में विजिट करने आए, तो प्रविंद जगन्नाथ आए हैं, तो याद रखिएगा उनका नाम। इसके बाद यहाँ पर रेल मंत्री जो हमारे हैं उन्होंने बोला है कि जो अधिकारी काम नहीं कर सकते वे घर बैठे अन्यथा बर्खास्त हो जाएंगे। तो ये चीज़ है ही। अभी जो हमारे अश्विनी वैष्णव साहब हैं रेल मंत्री, सिर्फ यही नहीं, हर एक सेक्टर में हर एक जगह लोगों पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, अफसरों पर काफ़ी फोकस्ड किया जा रहा है। क्योंकि अभी होता था ना कि नीचे वाले काम करते थे, ऊपर के जो अफसर्स हैं थोड़ा सा लीनियंट होते थे, वो सिर्फ देखते थे कि हाँ क्या है साइनिंग अथॉरिटी बन के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको काम करना है, आपको पॉलिसी बनानी है, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपको प्रॉपर रेगुलेट करना है, आपको प्रॉपर मॉनिटर करना है। अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो फिर आप घर बैठिए, किस लिए फिर आप इतना देश के लिए मतलब एक दबाव बना रहे हैं पैसे का। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर ये सारी खबरें जो है वो राजनीतिक खबरें हैं। बात करते हैं पेज नंबर 5 राष्ट्रीय फलक की। तो ये आपको पता ही है कि जो रामनवमी 10 अप्रैल के दिन शोभा यात्रा में मध्य प्रदेश के दौरान एक पता है ना, खरगोन शहर था, वहाँ पे काफ़ी हिंसा भड़क गई थी। अब यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। बोला जा रहा है कि दबंगियाओं ने जेवर लूटा, अनाज लूटा और घर पे आग लगा के चले गए हिंदू परिवार के घर में। देखिए, बात यहाँ पर हिंदू या किसी अन्य धर्म की बात नहीं है। ये इस तरीके के जो दंगे होते हैं, या बोल सकते हैं कि इस तरीके से जो हिंसा भड़कती है, जिससे बहुत सारे मासूम लोगों का जीना दुर्लभ हो जाता है और बहुत सारे लोगों को बहुत ही अलग तरीके से दर्द उठाना पड़ता है, दुख होता है, उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो किसी भी कास्टिज्म रिलीजन को छोड़ते हुए अगर हम मानवता का देखें तो मानवता का सीधे सीधे हनन होता है। तो ऐसे एक्ट के लिए गवर्नमेंट को बहुत सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि होता कि भीड़ का कोई रूप नहीं होता। और इसके लिए मतलब मोब हैज़ नो फेस करके कोट भी रहता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ मिलकर कुछ भी करती है, किसी पर कुछ नहीं होता। लेकिन सरकार को कुछ इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी धर्म का बात हो, जब भी इस तरीके का नरसंहार होता है या किसी के साथ दुखद घटना घटित होती है तो सब लोग डर से जाते हैं या काँप से जाते हैं और मानवता एकदम से शर्मसार होती है। तो ऐसे एक्ट से बचने के लिए भारत सरकार को कुछ करना चाहिए। और काफ़ी दुखद घटना है ये, ना सिर्फ हिंदू होने के नाते, बाकी किसी भी एक इंसान होने के नाते ये बहुत दुखद घटना है। बाकी यहाँ पर सारी जो खबरें हैं वो राजनीतिक हैं। आगे अगर हम बात करें कुछ यहाँ पर, तो आतंकियों के लिए काल बने सीसीटीवी। देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि सीसीटीवी एक ऐसा प्रोविज़न आया है जिसने बहुत कुछ क्राइम रेट को कम किया है, या क्राइम रेट हुए हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए किया है। क्योंकि आज हर एक जगह सीसीटीवी लगे होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका कुछ भी ऐसा छोटा सा सेटअप है, आपका छोटा सा कोई मॉल टाइप है, छोटा सा घर टाइप है, जहाँ पे आप थोड़ा सा बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ सीसीटीवीज़ का ज़रूर उपयोग कीजिए। 15 से 20 हज़ार का इसका पूरा सेटअप आता है और इससे आप और आने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आप इसका ध्यान दीजिए। 15 से 20 हज़ार का सेटअप मैंने बहुत बड़ा बता दिया, 10 से 12 हज़ार में भी सेटअप आ जाता है अगर आपको 2-3 सीसीटीवी कैमरेज लगाने हैं तो आप इस तरह की चीज़ें देखिए। क्योंकि अगर एक बार सीसीटीवी लगा है तो होता नहीं है कि अगर घर में ताला लगा है तो 80% जो चोरियां होती हैं वो अवॉइड हो जाती हैं। अगर ताला नहीं लगा है तो हर एक आदमी कोशिश करता है कि चलो जाके देखते हैं, कुछ चुरा लेते हैं। ताला लगने का यही एक फ़ायदा होता है। तो सीसीटीवी कैमरे का मतलब ये होता है कि 80% जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कि अच्छी नहीं हो सकती हैं, या वो आतंकवादी हो सकती हैं, चोरी चमारी जो भी होती हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, उनसे भी फ़ायदा हो सकता है सीसीटीवी लगने से, और ज़्यादा महंगा सेटअप नहीं होता। इसके बाद अगर बात करें बिजनेस की, तो कोयला उत्पादन की चुनौती को पार पाना मुश्किल है। आपको पता ही है कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो क्षमता दिखा नहीं रही हैं, और तो सरकार सोच रही है कि अब हम सरकारी कंपनियों पे ना करके निजी क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करते हैं। निजी क्षेत्र में हम उनको ज़्यादा उनका जो एक्सप्लोरेशन है, मतलब उत्पादन है, उसको जिम्मेदारियाँ देते हैं। क्योंकि आपको पता ही युद्ध में जो कोयले की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं।
ये एक डेटा दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कब कितना हमने डेटा मतलब आयात किया और कितना हमने उत्पादन किया है, जबकि मांग कितनी रही है। बाकी अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप नहीं जा पाते हैं तो आप टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है बी पॉजिटिव प्रशांत। तो यहाँ पे आप जैसे मेरे चैनल का लोगो वो दिख जाएगा, आप उसको क्या कहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली का न्यूज़पेपर मिल जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं 2 दिन का 3 दिन का न्यूज़पेपर उसमें रखता हूँ, फिर डिलीट करता जाता हूँ, क्योंकि कॉपी स्ट्राइक आपको पता ही है लग जाता है यहाँ इस चैनल में अगर आप ऐसे डालेंगे। तो मैं 1-2 दिन का डिलीट 2 दिन का रहेगा, कि जैसे आज अगर देखेंगे तो कल का और आज का रहेगा, बाकी सबका डिलीट मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक ये है कि 3215 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हैं वो वापस आएंगी। कौन लेगी? ओकिनावा एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी है। उसने अपना जो प्रेज प्रो स्कूटर्स है उसके इतनी यूनिट्स को मंगवाया है। बोला जा रहा है कि अभी आपको पता ही है कि आग लगने की बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं 2 व्हीलर्स में जो कि इलेक्ट्रिक हैं। तो इसने क्या किया कि संशय पैदा कर दिया है लोगों के जहन में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना सही है कि नहीं है। तो उस पर जाँच की जा रही है। बस मैं यही बोलूँगा कि हमारे यहाँ कहावत है कि विश्वास पे दुनिया टिकी है। तो बस यही है कि आप विश्वास रखिए, टेक्नोलॉजी आपको हार्म नहीं पहुंचाएगी अगर आप उसको अच्छे ढंग से यूज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो चीज़ें देखिए, टेक्नोलॉजी कैसे बहुत अच्छी होती है, वो होती है एक्सपेरिमेंट्स पे। तो चीज़ें हुई, घटना घटित हुई, बट आने वाले समय में इस पर और काम किया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा, ताकि हमारे लिए इस तरीके के जो खतरे हैं वो ना हो। ठीक है। और अगर आग लगने वाली बात है तो पेट्रोल वाली गाड़ियों में भी लग जाती है आग, वो तो आग एक कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट हो जाता है। बट स्टिल फिर भी इलेक्ट्रिक्स जो कंपनीज हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप और फोकस्ड होकर काम कीजिए बैटरी पे स्पेसिफिकली, कि इतनी गर्मी में वो उनका जो रहता है, क्योंकि बैटरीज़ को ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो फट सी जाती हैं, तो वो ना हो। और अगर ड्राई जो मेंटेनेंस या नो मेंटेनेंस वाली बैटरीज होती हैं वो अगर रहती हैं तो और अच्छी बात है। चलिए बाकी यहाँ पर आपसे कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था कि ट्विटर को खरीदने के लिए मस्क ने अपनी इच्छा जताई थी, तो मना भी कर दिया था सऊदी प्रिंस ने। अब मस्क क्या कर रहे हैं कि साझेदार ढूंढ रहे हैं कि शायद कोई साझेदार मिल जाए। 100% अगर हमें ट्विटर का नहीं मिलता है तो कुछ % ही मिल जाए। चलिए बाकी ये साप्ताहिक राशिफल है, अगर आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो टेलीग्राम से जाके इसको पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर विचार की में सबसे अच्छा मुझे आज का कोट लगा कि लंबी सीढ़ी एक एक पायदान करके चढ़ी जाती है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हैं तो आप एक एक कदम मजबूती से रखिए, क्योंकि अगर आप थक गए तो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे। बात करते हैं अगले हमारे आर्टिकल की। तो दबाव मुक्त भारतीय विदेशी नीति, आपने देखा ही होगा कि अमेरिका को यह समझ जाना चाहिए, अमेरिका के दबाव पर, बहुत से देशों के दबाव पर उनको लगा था कि भारत साथ दे देगा, लेकिन भारत अपना न्यूट्रल रहा। वो मुक्त है, आज हम आज़ाद हैं, हम सोवरीन हैं, हम अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। हमारा कोई माँ बाप नहीं है कि हम किसी के चलते निर्णय लें। ये हमने उस टाइम पे भी किया था जब कोल्ड वॉर हो रहा था, 1965 की बात करें या 1955 की बात करें, जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते थे, उन्होंने भी उस टाइम पे कोई पक्ष नहीं लिया था, NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था। और आज फिर यही था कि भारत ने किसी एक पक्ष का साथ नहीं दिया है, वो उसका साथ दे रहे हैं जो सही है, या दोनों का, क्योंकि युद्ध किसी के लिए हितकारी नहीं होता, वो चाहे यूक्रेन हो, चाहे रसिया हो, या अन्य देश हो। बाकी ये सारी खबरें जो हैं हिंदी को लेके हैं या राजनीतिक से ओतप्रोत हैं। यहाँ पे मुख्तहरा में नक्सलियों की कहानी, देखिए एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अर्बन नक्सल्स करके एक बुक लिखी, किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री, जिनकी अब ये फिल्म आपको पता ही है, कश्मीर फाइल्स, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी। तो पूछा जा सकता है कि अर्बन नक्सल्स किसने लिखी है। इसके बाद यहाँ पर एक और बुक है, कारगिल एक यात्री की जुबानी, लिखी है ऋषिराज ने, तो ये भी पूछी जा सकती है। और आपको पता है कि कारगिल के जो बलिदानियों की, तो उनकी गाथा बताई जा रही है इसमें। बाकी यहाँ पर बात हो रही है कि जो हमारा अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निर्मित किया जाएगा, बहुत ही वेल प्लान्ड बन रहा है। 80 देशों के अतिथि गृह होंगे, हर एक देश का अलग अलग अतिथि गृह होगा, और बहुत कुछ वहाँ पे रहेगा। सांस्कृतिक केंद्र होंगे, जो कि भारत की जो संपन्नता है इस धर्म को लेके, और इन चीज़ों को लेके, सांसारिक जो चीज़ें होती हैं उन पे दिखाएगा कि हम कितने बड़े हैं। बाकी यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर आई है कि हरभजन सिंह ने कहा है कि किसानों की बेटियों पर जो उनकी शिक्षा होगी, उसका अपना जो वेतन मिलता है उसको खर्चेंगे। अब कौन सा वेतन मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य हैं पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह। तो उन्होंने कहा कि हमें संसद के रूप में जितना पैसा मिलता है, हम वो सारा पैसा किसानों की बच्चियों को पढ़ाई के लिए देंगे। इसके बाद आपको पता ही है कि जब से रसिया का टूटा हुआ है वो युद्धपोत मस्कवा डुबोया है यूक्रेन, तब से रसिया का तेवर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बहुत तेज़ तर्रार तरीके से वो युद्ध लड़ रहा है कि पर फिर टूटा रूसी मसालियों का कहर, ये खबर है। बाकी आपसे बहुत बार डिस्कस किया, आप समझ ही गए होंगे, इस पर टाइम ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर एक हास्यास्पद घटना है। घटना ये है कि पाकिस्तान के पंजाब में डिप्टी स्पीकर पर फेंके लोटे और घसीट कर मारा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, अब ये तो वहीं होती हैं, आपको पता ही है, पंजाब में पाकिस्तान में हो सकती हैं कि स्पीकर को मारा। देखिए सीन देख सकते हैं, इसमें दिख रहा है क्या कि कैसे मार रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात कर लेते हैं कुछ और अन्य खबरों की। तो यहाँ पे शंघाई में कोरोना के बहुत मामले बढ़ रहे हैं, अन्य शहरों से पाबंदियाँ शुरू हो गई हैं। देखते हैं क्या करता है ये जो वेरिएंट आया है XE। इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हवाई हमले किए हैं, 39 लोगों की जान गई है, बोला जा रहा है। जो बमबारी की है वो की कहाँ गई है, वो तारीक़ तालिबान मतलब ने पाकिस्तान ने तारीक़ तालिबान को निशाना बनाया। माना जाता है कि एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का, जो कि उत्तरी पश्चिम इलाके में रहता है। इसके बाद अगर बात करें दनादन क्रिकेट की, तो कल राहुल ने अपना शतक जड़ा है और IPL की 6 लगातार मैच हार चुकी है मुंबई। अब क्या होगा मुंबई का, कब खून खोलेगा सबका पता नहीं, बट यही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है कि अभिनेता R माधवन, आपको पता ही होगा कि बेटे वेदांत माधवन ने जीता है रजत पदक। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। एक तो पूछ सकते हैं कि वेदांत माधवन कौन है। तो वेदांत माधवन जो हैं वो एक तैराकी प्लेयर हैं, उनके पिताजी का नाम R माधवन है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, कभी कभी आ जाता है ना कि मैच द फॉलोइंग कौन के प्लेयर किससे। तो ऐसे ही करंट अफेयर से लोग नाम उठाते हैं एग्जाम्स के लिए और पूछ लेते हैं, क्योंकि बड़ी हस्ती है और काफ़ी वो। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर है प्रयागराज में 117 साल पुराने करजन ब्रिज पर बनेगा रिवर म्यूजियम। करजन ब्रिज क्या था, लॉर्ड करजन 1905 में, आपको पता ही, बंगाल विभाजन किया था। उस टाइम पे उन्होंने एक ब्रिज का निर्माण करवाया था। 1902 से शुरू हुआ था और 1905 में ख़त्म हो गया था। 1998 में ये बंद भी हो गया था। ये इसका देखिए फिगर देख लीजिए। और अब इस पर जो रिवर म्यूजियम है उसी के बनेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, पूछा जा सकता है एग्जाम से स्पेसिफिकली, बिहार के जो एग्जाम्स होंगे उसमें तो 100% पूछा जाएगा कि मिथिला की रोहू क्या है, एक प्रकार की मछली है, उसको मिलेगा वैश्विक पहचान। वैश्विक पहचान कब मिलती है, जब उसको GI टैग मिल जाता है, मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। अब इस नाम से जानी जाएगी। तो ये देख लीजिए। पूछा जा सकता है कि रोहू मछली किस राज्य से मतलब ताल्लुकात रखती है, तो हमें पता होना चाहिए बिहार से। और ये रेहू है क्या, एक मछली है जिसको अभी हाल में ही GI टैग मिला है। एक चीज़ और होती है, GI टैग मिलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और ये GI टैग जो होता है वो 10 साल तक वैलिड होता है। चलिए ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि GI टैग कितने साल तक वैलिड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ